नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने की तैयारी। कर्नाटक सरकार 1 साल के अंतराल के बाद मुस्लिम ठेकेदारों के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्यों में 4% आरक्षण का प्रस्ताव फिर से पेश करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले इस प्रस्ताव को विवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों के चलते हटा लिया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अहिंदा वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में यह कदम उठा सकते हैं। यह कदम कांग्रेस के पक्ष में समर्थन जुटाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। राम मंदिर पर 4 मार्च के बाद हमले का था यह प्लान। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़े कथित संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को 4 मार्च को अयोध्या जाना था, लेकिन 2 मार्च को ही उसे दबोच लिया गया। गुजरात एटीएस और पलवल एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार अब्दुल रहमान से बुधवार को एनआईए और आईबी की टीम ने पूछताछ की। इस दौरान आरोपी ने कई खुलासे किए। दिल्ली के सरकारी स्कूल में सीएम रेखा गुप्ता का छापा, हालत देख लगाई फटकार। सरकार गठन के बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। इन दिनों वह ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित एक सरकारी स्कूल में अचानक पहुंचकर हालात का जायजा लिया। यहाँ पानी और साफ सफाई से संबंधित दिक्कतों को लेकर उन्होंने स्कूल प्रबंधन और अफसरों को फटकार लगाई। लैंड क्रूजर वाला काफिला लेकर विपश्यना जाने पर घिरे अरविंद केजरीवाल। आप यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल काफिले लेकर विपश्यना जाने पर घिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप नेता पर पंजाब के करदाताओं के रुपयों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं और उन्हें वीआईपी महाराजा करार दिया है। केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोहरी हार का सामना करना पड़ा था। एक और जहां आपने दिल्ली में सत्ता गंवाई, वहीं खुद पार्टी प्रमुख भी नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए थे। पंजाब में युवाओं के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की 50,000 और सरकारी नौकरियों की घोषणा। पंजाब में युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का आंकड़ा 51,000 पार करने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को बड़ी घोषणा की कि 50,000 और सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जिससे युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का मिशन रोजगार जारी रखते हुए 763 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी का मेला 7 रफ्तार पकड़ेगा। विंटर टूरिज्म, मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और खूबसूरत हर्षल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संदेश के गहरे मायने हैं। देश दुनिया तक इन शब्दों की अनुगुंज पहुंचाना तय है। उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को प्रधानमंत्री का जैसा साथ मिला वह खास है। उन्होंने जिस अंदाज में उत्तराखंड की यात्रा का प्रमोशन किया है वह अभूतपूर्व है। इसके बाद उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन और सरपट दोहराने की पूरी उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री का यह प्रवास उस वक्त हुआ जबकि करीब 2 महीने की शीतकालीन यात्रा शेष है। मराठी, मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा विवादों के बीच आरएसएस नेता की सफाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुरेश भोयाजी जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि मराठी ही मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा है और बिहार से आने वाले और अन्य भाषाएं बोलने वालों को भी इससे समझना चाहिए। जोशी ने कहा, मराठी मेरी मातृभाषा है और मुझे इस पर गर्व है। जोशी का यह बयान बुधवार को मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र में एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणी के बाद आया है, जिसकी विपक्षी शिवसेना और कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की थी। जोशी ने कहा, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है और मुंबई की भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई में कई भाषाएं बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। जयशंकर की सुरक्षा में चूक पर भारत भड़का तो ब्रिटेन ने दी सफाई। ब्रिटेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में बुधवार को एक गंभीर उल्लंघन हुआ, जब खालिस्तानी समर्थकों ने सुरक्षा में सेंध मारते हुए जयशंकर की तरफ बढ़ने की कोशिश की। साथ ही भारत विरोधी नारे लगाए। हालांकि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अब पूरे घटनाक्रम पर ब्रिटेन सरकार ने भी बयान दिया। उसने कहा कि घटना अस्वीकार्य है और हमने उस वक्त तुरंत एक्शन लिया। क्यों 1971 के फॉर्मूले पर अटके हैं साउथ के राज्य? लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा दक्षिणी राज्यों को परेशान कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने इस मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बढ़ाते हुए बुधवार को सर्वदलीय बैठक की ओर प्रस्ताव दिया है और 1971 की जनगणना को आधार बनाकर 2026 से अगले 30 वर्षों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी दक्षिणी राज्यों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन करने का भी प्रस्ताव रखा है। स्टालिन ने कहा कि परिसीमन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में इसका आश्वासन देना चाहिए।
उदयनिधि को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री एम उदयनिधि स्टालिन को थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि उदयनिधि के खिलाफ उसकी अनुमति के बिना कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा है कि एक ही मुद्दे पर कई शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकती है। यूपी से बिहार तक बह रहा गंदा पानी, खड़गे का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को मोदी सरकार पर नमामि गंगे परियोजना को लेकर कड़ा प्रहार किया। कहा कि इस परियोजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य अब तक पूरे नहीं हुए हैं और कुल बजट की आधी रकम भी अभी तक खर्च नहीं की गई है। यूपी से बिहार तक गंगा में गंदा पानी बह रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा सफाई की अपनी गारंटी भुला दी है। मायावती ने डबल इंजन सरकार पर बोला हमला। मायावती ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ वादे करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। भाजपा सरकार ने कई वादे किए थे लेकिन गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि यूपी को ग्रोथ इंजन बताने के झूठे दावे किए जा रहे हैं जबकि ग्रामीण इलाकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। ये किसी से छिपा नहीं है। महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में था बब्बर खालसा का आतंकी लाजर। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दोनों टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर कौशाम्बी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक सक्रिय आतंकवादी को गुरुवार सुबह करीब 3:20 पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आतंकी के पास से 3 हेड ग्रेनेड, 2 डिनोटर, एक विदेशी पिस्तौल और 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसकी पहचान पंजाब के अमृतसर के रामदास क्षेत्र के कुर्लियान गांव के रहने वाले संदिग्ध आतंकी लाजर मसीह के रूप में हुई है। बता दें कि गिरफ्तार आतंकी महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में था। महाकुंभ के निर्देश के बाद फिर एक्शन में दिल्ली पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने संगम विहार इलाके में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने यहाँ रह रहे लोगों के पहचान प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज देखे, साथ ही उनसे उनके मूल निवास स्थान और वे कहाँ के रहने वाले हैं जैसे सवाल भी पूछे। सुपौल में गरजे मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने सुपौल के बीरपुर में विद्या भारती के नए स्कूल के लोकार्पण समारोह में भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, बिहार और देश की सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह देश विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने बिहार के लोगों की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों में पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है। दशरथ मांझी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रास्ता बनाने के लिए उन्होंने पहाड़ तो तोड़ डाला। सरकार बनी तो लागू करेंगे 100% डोमिसाइल नीति, तेजस्वी बोले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। रोजगार के लिए जो बाहर गए हैं उन्हें फिर से बिहार लाया जाएगा और यही नौकरी रोजगार दी जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आने जाने वाले परीक्षार्थियों को किराया भी देगी। लौंडा नाच कराने के सिवाय लालू ने 15 साल तक कुछ नहीं किया, बोले सम्राट। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष को जवाब देते हुए लालू के कार्यकाल में प्रदेश में क्या होता था इसके बारे में बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी के राज में यानी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में काम होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा गैप मिला। 15 साल तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही थी लालू जी की राज, कोई विकास की बात नहीं हो रही थी। बाबूलाल मरांडी होंगे नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ ऐलान। आखिर लंबे इंतजार के बाद झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल ही गया। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें झारखंड में बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बता दें कि चुनाव परिणाम के लगभग 4 महीने बाद पार्टी ने इसका फैसला लिया है। वहीं इससे पहले इस रेस में कई दिग्गजों के नामों की अटकलें तेज हो गई थी। मैया सम्मान योजना में नया अपडेट। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पात्रता नहीं रखने वाली महिलाओं की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अवैध रूप से गलत कागजात प्रस्तुत कर लाभ लेने वाले की जांच शुरू कर दी गई है। कुंडहित बीडीओ जमाले राजा ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कुंडहित को पत्र जारी कर विभाग के सहायक शिक्षक के परिवार द्वारा मैया सम्मान योजना लेने वाले को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
लड़ाई को तैयार है बीजेपी विधायक से भिड़ गई कल्पना सोरेन। झारखंड विधानसभा में बुधवार को तनाव की स्थिति बन गई थी। एक तरफ थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक नीरा यादव। इस दौरान बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से झामुमो विधायक कल्पना सोरेन और विपक्ष से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीरा यादव के बीच केंद्रीय कोल कंपनियों पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ बकाया को लेकर बहस हुआ। बहस के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कल्पना सोरेन के सवालों पर नीरा यादव ने जवाब दिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रूस यूक्रेन युद्ध जारी। जेलेंस्की के गृहनगर पर बड़ा हमला। रूस यूक्रेन युद्ध 3 साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो एक दिन में जंग खत्म करने का दावा कर चुके हैं, अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सके। हाल ही में ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने की घोषणा की, जिससे दबाव बढ़ा है। इसी बीच रूस ने जेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रिग पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 31 घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर है। ट्रंप के नए टैरिफ से भड़का कनाडा। दुकानों से अमेरिकी शराब हटाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। कनाडा के दुकानदारों ने विरोध में अमेरिकी शराब हटानी शुरू कर दी है। ओंटारियो के शराब नियंत्रण बोर्ड ने अमेरिकी उत्पादों की खरीद रोकने की घोषणा की। सोशल मीडिया पर खाली अलमारियों और अमेरिकी शराब को बॉक्स में पैक करते कर्मचारियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रंसविक में भी यही नजारा दिख रहा है। ट्रंप पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा। न्यूजीलैंड ने लंदन में तैनात राजनयिक को बर्खास्त किया। न्यूजीलैंड ने लंदन में तैनात वरिष्ठ राजनयिक फिल गोफ को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द्वितीय विश्व युद्ध की समझ पर सवाल उठाए। विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इस फैसले को बेहद निराशाजनक बताया। गोफ ने एक पैनल चर्चा में ब्रिटिश नेता विंस्टन चर्चिल की जिक्र करते हुए पूछा था कि क्या ट्रंप वास्तव में इतिहास समझते हैं। उनकी यह टिप्पणी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी गई थी। ट्रंप का यूक्रेन को एक और झटका। खुफिया जानकारी साझा करने से इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुए गर्मागर्म बहस के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को एक और झटका दिया। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है, जिससे जेलेंस्की पर रूस के साथ शांति समझौते का दबाव बढ़ गया है। खुफिया विभाग के अधिकारी जॉन स्टैकिल्फ ने कहा कि यह फैसला सैन्य और खुफिया मोर्चे पर आवश्यक था। ट्रंप की हमास को बड़ी चेतावनी। बंधकों को रिहा करो वरना सब खत्म। अमेरिका ने पहली बार हमास के साथ गुप्त वार्ता शुरू की है, जिसका मकसद गाजा में बंधक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई और युद्ध समाप्ति की कोशिश करना है। इस नीति बदलाव के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, बंधकों को तुरंत रिहा करो वरना हमास का कोई सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। ट्रंप ने इसराइल को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया और हमास नेतृत्व ने गाजा छोड़ने को कहा, अन्यथा नरक भुगतने की धमकी दी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।